नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मंगलवार का दिन उनके नाम रहा जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। चूंकि ज्यादातर नेता हमारे यहाँ के आस्तिक और कर्मकांडी होते हैं, इसलिए वे इस दिन को किसी चमत्कार के रूप में ही देख रहे होंगे, जिसे संक्षेप में पुण्य प्रताप कहा जाता है। जो नहीं बन पाए वो उस ज्योतिष को खोज रहे होंगे जो कई दिनों से व्रत रखवा रहा होगा या पन्ना पुखराज पहनवा रहा होगा। जो बन गए उनके इलाके के लोग, ससुराल वाले, सगे संबंधी और चुनाव जिताने वाले कार्यकर्ता तरह तरह की यादें साझा कर रहे होंगे कि ऐसे जिताए तो वैसे जिताए, कल तक तो उनको कोई पूछता नहीं था, पार्टी ऑफिस में यहां लेटे रहते थे। कोई कह रहा होगा कि देखिए भाग्य, देखिए फलाने जी मंत्री बन गए। ये सब हमारी देसी राजनीतिक अभिव्यक्तियां हैं जिसका मजा आपको टीवी में नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से इन तमाम भाग्यशाली लोगों को बिना शर्त शुभकामनाएं। कर्म पर भी आ रहा हूं इनके, लेकिन थोड़ी देर में। एंकर पत्रकार शपथ लेने वाले मंत्री को जाति और जाति से बनने वाले समीकरण के हिसाब से देख रहे थे। जैसे महेंद्र नाथ पांडे शपथ लेने आए तो कहा जाने लगा कि यूपी में ब्राह्मण चेहरा है। चर्चाकार भूल गए कि पहले से कलराज मिश्र और महेश शर्मा इसी कोटे से मौजूद हैं। महेंद्र नाथ को कुछ लोगों ने कहा कि कोई इन्हें जानता नहीं, बाद में पता चला कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ से इनका नाता है। केशव प्रसाद मौर्य से पहले ब्राह्मण नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष थे। उनके अध्यक्ष बनने से क्या ब्राह्मण बीजेपी में नहीं आए जो महेंद्र नाथ पांडे को लाया गया? कई बार बहसों का पैमाना समझ नहीं आता। अगर यूपी चुनाव के लिए महेंद्र नाथ ब्राह्मण कोटे से बने हैं तो मोदी मंत्रिमंडल में पहले से इतने ब्राह्मण हैं कि उन्हें लेकर समीक्षा की जा सकती है कि ये दिग्गज ब्राह्मणों की अखिल भारतीय राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इनके रहते महेंद्र पांडे जैसों की जरूरत क्यों पड़ती है। कैबिनेट में ब्राह्मणों का जितना दबदबा है, अगर उसी का प्रचार किया जाए या उसका नक्शा ग्राफिक से दिखाया जाए तो यूपी में काम हो सकता है और सरकार का ऐसा ढांचा आपको दिखेगा जो समाज से काफी मिलता जुलता है। जैसे गृह मंत्री राजपूत, कृषि मंत्री राजपूत, वित्त मंत्री ब्राह्मण, रक्षा मंत्री ब्राह्मण, विदेश मंत्री ब्राह्मण, रेल मंत्री ब्राह्मण, स्वास्थ्य मंत्री ब्राह्मण, सड़क परिवहन मंत्री ब्राह्मण, रसायन व उर्वरक मंत्री ब्राह्मण, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री ब्राह्मण। अब मैं जाति क्यों बता रहा हूं, इस पर मैं आऊंगा। तो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय, हालांकि सभी मंत्रालयों की गिनती नहीं की। 26 मई 2014 को शपथ लेने वाले मोदी मंत्रिमंडल के 24 कैबिनेट मंत्रियों में से आधे यानी 12 अपर कास्ट और 2 दलित कैबिनेट मंत्री बने। स्वतंत्र प्रभार वाले 10 मंत्रियों में से 5 अपर कास्ट के थे। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों में एक भी दलित नहीं था। पहली बार शपथ लेने वाले कुल 46 मंत्रियों में से 20 अपर कास्ट, 13 ओबीसी, 6 अनुसूचित जनजाति और 3 दलित। पूरे कैबिनेट में 3 दलित मंत्री। इस बार जिस यूपी के लिए राज्य मंत्री बनाए गए हैं वहां से इनके बगैर अमित शाह ने लोकसभा की 80 सीटों में से 71 पर अपने उम्मीदवार जिता दिए थे। अब ऐसा क्या हो रहा है कि उस यूपी के लिए बीजेपी को दलित, ब्राह्मण और पिछड़ा, अति पिछड़ा करना पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 17 है। इन सभी पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे लोकसभा में। तब तो बीजेपी को कोई दलित चेहरे की जरूरत नहीं पड़ी, मोदी ही सबका चेहरा थे। क्या ये बदल गया है? बीजेपी के पास लोकसभा में सबसे अधिक 40 दलित सांसद हैं। आज जिन 19 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया उनमें से 5 दलित हैं, 2 आदिवासी हैं, ओबीसी हैं और ब्राह्मण बहुत कम हैं। मोदी मंत्रिमंडल के 27 कैबिनेट मंत्रियों में से जो मौजूदा सिर्फ 2 दलित सांसद हैं। एक दलित सांसद बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं जिनका नाम थावरचंद गहलोत है। दूसरे दलित सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से कबीना मंत्री हैं जिनका नाम रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान के पास खाद्यान्न उपभोक्ता मामले का मंत्रालय है। थावरचंद गहलोत जी के पास सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है। जुएल ओरांव जी के पास अनुसूचित जनजाति के हैं और उनके पास जनजाति मामलों का मंत्रालय है। ये कैबिनेट मिनिस्टर है। अब मेरा एक सवाल है, दलित सांसद हमेशा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ही क्यों बनते हैं? वे वित्त मंत्री क्यों नहीं बनते? वे विदेश मंत्री क्यों नहीं बनते? यह सवाल विधायक से लेकर सांसद बने दलितों को खुद से पूछना चाहिए, अपनी पार्टी से पूछना चाहिए और अपने मतदाता को भी बताना चाहिए। मतदाता को भी उनसे पूछना चाहिए कि आप समाज के नाम पर आरक्षित सीटों से जीत तो जाते हैं लेकिन राज्य मंत्री ही क्यों बनते हैं, और कैबिनेट बनते हैं तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ही क्यों बनते हैं? पहले से यह परिपाटी चली आ रही है। मौजूदा राजनीति और मंत्रिमंडल में रामविलास पासवान ही इकलौता एक ऐसा नाम है जो दलित होते हुए कभी भी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री नहीं रहे, जो बायोडेटा इनके इंटरनेट पर उपलब्ध है। कई सरकारों में मंत्री रहे पासवान, रेल मंत्री रहे हैं, श्रम मंत्री रहे हैं, संचार मंत्री रहे हैं, रसायन मंत्री व उर्वरक मंत्री रहे, इस्पात मंत्री रहे और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली इन्होंने। पासवान का इस मामले में रिकॉर्ड शानदार है।
उनसे पूछा जा सकता था, ये सवाल दिलचस्प होता कि क्या उन्हें भी कभी ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया या वो इस मंत्रालय से कैसे बच गए। पिछले यूपीए सरकार में सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, 2 बार ऊर्जा मंत्री भी रहे। मीरा कुमार स्पीकर थी, मगर जब मंत्री थी तो सामाजिक अधिकारिता मंत्री थी। उनके पिता जगजीवन राम रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। मीरा कुमार जब स्पीकर बनी तो उनकी जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बने। इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। खड़गे की काबिलियत का दुनिया को पता ही नहीं चलता अगर उन्हें लोकसभा में यह जिम्मेदारी ना दी गई होती। कहीं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय दलित नेताओं के लिए पार्किंग तो नहीं है, जहां तमाम प्रतिभाशाली दलित नेताओं की गाड़ी वहीं खड़े खड़े जंग खाने लगती है। मोदी सरकार को इस मामले में भी यह धारणा तोड़नी चाहिए कि दलित सांसद सिर्फ समाज कल्याण मंत्रालय के लायक होता है। यही हाल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रियों का भी हो जाता है। हाल ही में इलाहाबाद में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तब पूर्व सांसद और बीजेपी नेता संजय पासवान ने कहा था कि संगठन को दलितों के साथ भोजन करने, मुलाकात करने के प्रतीकों और नारों से आगे जाना चाहिए। पार्टी को अंबेडकर और कांशीराम के योगदानों को सम्मान देने से ज्यादा उससे आगे निकलकर दलितों को समझना होगा। बीजेपी ने जिन 5 दलित सांसदों को राज्य मंत्री बनाया है अलग अलग राज्यों से, क्या उन्हें छवि और प्रतीकों के इन खांचों से अलग देखा जा सकता है? मंत्रालय के वितरण से इस सवाल को और करीब से देखा जा सकेगा। इस वक्त प्रस्तावना पढ़ते समय तक मुझे मंत्रालय के वितरण की जानकारी नहीं है, ना ही घोषणा हुई है। हालांकि सरकार ने मीडिया से यही कहा कि इन मंत्रियों के चयन को जाति और धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। उनका चयन अंग्रेजी वर्णमाला के 5वें वर्ण ई के हिसाब से किया गया है। 3 ई बताए गए: एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड एनर्जी। पेशेवर के अनुभव के आधार पर पीपी चौधरी राज्य मंत्री बने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में 40 साल वकालत कर चुके हैं। सुभाष राम राव भामरे साहब हैं, कैंसर सर्जन रहे, डॉक्टर हैं। एमजे अकबर वरिष्ठ संपादक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल आईएएस अफसर रहे हैं और श्रेष्ठ सांसद भी का खिताब भी इन्हें मिला है। अनिल माधव दवे ने हिंदी में कई किताबें लिखी हैं, यह सरकार की तरफ से बताया गया है। अनिल माधव की किताब शिवाजी और सूरज अमेजन पर उपलब्ध है। एमजे अकबर को मंत्री बनने पर विशेष रूप से बधाई। वो पत्रकार रहे, कांग्रेस से सांसद बने, फिर पत्रकार रहे, फिर बीजेपी के प्रवक्ता बने, फिर बीजेपी के सांसद बने और अब मंत्री बने। सोशल मीडिया पर अकबर के पुराने लेखों को शेयर कर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे सोशल मीडिया पर कई लोग दूसरे पत्रकारों को टारगेट करते हैं कि आपकी ये बात बताती है कि आप फलां पार्टी के प्रवक्ता लगते हैं, पत्रकार नहीं। अकबर से पहले कई दलों ने कई अखबारों के मालिकों को राज्यसभा भेजा। मालिकों के साथ साथ पत्रकारों ने भी अपना जुगाड़ किया। ये अकबर के पहले प्राचीन काल में भी हुआ, अकबर के समय में भी हो रहा है और अकबर के बाद के अत्याधुनिक काल में भी होगा। फिर भी कोई राजनीति और पत्रकारिता के संबंधों पर बहस करना चाहता है तो पहले जाकर वो सारे ट्वीट डिलीट करे जो उसने ऐसे सवाल दूसरे पत्रकारों से किए हैं। सोशल मीडिया पर टारगेट होने वाले पत्रकार अकबर साहब को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। एमजे अकबर ने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबें इनकी पसंद भी की जाती हैं। राइट आफ्टर राइट और नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया। मैंने अकबर की कोई किताब नहीं पढ़ी है, इसलिए नहीं बता सकता कि नेहरू वाली किताब में आलोचना है या समालोचना या फिर वंदना। सरकार की तरफ से बताया गया है कि कई राज्य मंत्रियों का चयन राज्यों में मंत्री और विधायक रहने के अनुभव के आधार पर भी किया गया। फग्गन सिंह कुलस्ते और विजय गोयल वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे और इसी अनुभव के आधार पर मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। इन दोनों का 12 साल पहले का अनुभव जरूर कुछ खास रहा होगा कि 12 साल बाद भी ये राज्य मंत्री ही बने। मीडिया को बाकायदा बताया गया कि मंत्री बनने का आधार कार्यक्षमता है, ना कि जाति और धर्म। ये विशेष रूप से लिखा हुआ है। आजकल इस कैटेगरी के लिए सोशल डाइवर्सिटी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है, इसलिए इसमें भी हमें बताया गया कि सोशल डाइवर्सिटी के तहत कैटेगरी में ये जाति और धर्म का नाम आता है कि कितने दलित और कितने मुसलमान मंत्री बने हैं। ये बताया गया है, लेकिन सोशल डाइवर्सिटी के नाम से बताया गया है। तो हम भी बता देते हैं कि वो क्या है। 2 अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जनजाति, 2 अल्पसंख्यक, 2 महिला को मंत्री बनाया गया। 10 राज्यों से 19 मंत्री बनाए गए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मोदी सरकार ने जब शपथ ली थी तब खूब बातें हुई थी इसकी, और कई मंत्रालयों को मिलाकर नया मंत्रालय बनेगा, ऐसी भी चर्चा होती थी कि सरकार का आकार अब छोटा होने वाला है। गठबंधन की मजबूरियों के दबाव से मुक्त एक पेशेवर सरकार, जिसे टीम इंडिया के रूप में कहा जाता है, वैसा कुछ बनेगा। नियम के अनुसार 82 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है। मनमोहन सिंह की सरकार में भी एक बार 78 मंत्री हो गए थे, जबकि वो गठबंधन की सरकार थी।
यह भी गठबंधन की सरकार है, मगर जो संदेश पहले दिया गया था उसकी जगह कुछ और चला जा रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में भी 78 मंत्री हो गए, 19 राज्य मंत्रियों के लिए विस्तार हुआ। इनमें से 6 राज्य मंत्री राज्यसभा के हैं, 13 लोकसभा के हैं। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे कि क्या बात करें। हमारे साथ अखिलेश शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हैं, सुनीता आयरन जी हैं वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से, विद्या सुब्रमण्यम जी हैं, आप भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करती रही हैं हिंदू अखबार के लिए, आप चेन्नई से हैं, अभय कुमार दुबे हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं यहां पर, और अखिलेश शर्मा हमारे साथ थोड़ी देर में मिल जाएंगे। अभय जी, राज्य मंत्रियों का इतना बड़ा जखीरा एक साथ जो पेश किया गया है, क्या आपको वाकई लगता है कि ये एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और एनर्जी का कुछ नया समीकरण है? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने अपना पहला मंत्रिमंडल बनाया था, तो उसके बाद उसकी एक आलोचना जो लगभग सभी क्षेत्रों की तरफ से आई थी वो ये थी कि इस मंत्रिमंडल में प्रतिभा की कमी दिख रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इस आलोचना से सहमत हैं, इसलिए उन्होंने इस आलोचना की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि ये जो उन्होंने तमाम राज्य मंत्री, इसमें 19 राज्य मंत्री दाखिल किए हैं अपने, और एक पहले से जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे उनकी पदोन्नति की है, उनको कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया है। तो इन 19 मंत्रियों में एक दो मंत्रियों को छोड़ के, जैसे कि एस अहलूवालिया हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनको पहले से प्रशासनिक अनुभव है और वो एक वरिष्ठ राजनेता हैं। वरना बहुत से मंत्री तो ऐसे हैं जिनकी हैसियत अपने अपने इलाकों में एक सांसद से भी अधिक नहीं है और उनको किसी भी किस्म का राजनीतिक अनुभव और प्रशासन का अनुभव नहीं है। हो सकता है इनमें से कुछ मंत्री बहुत ही शानदार मंत्री निकले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनके अंदर ऐसी प्रतिभा साबित हो जिसको अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं और जो उसे भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने और प्रधानमंत्री ने उसे देख लिया हो, तो ये हो सकता है। लेकिन अभी पहली नजर में देखने से नहीं लगता कि 19 मंत्रियों के आगमन से इस मंत्रिमंडल में प्रतिभा की कमी की भरपाई होगी या अनुभव की कमी की भरपाई होगी। खुद प्रधानमंत्री ने उनसे पहली मुलाकात में कहा है कि आप जल्दी जल्दी काम सीखिए, आप 1 महीना लगा के दिल लगा के काम सीखिए, अपना स्वागत समारोह बाद में करवाइए। इसका सीधा मतलब है प्रधानमंत्री को भी पता है कि इन्हें दरअसल मंत्री पद का कामकाज कैसे होता है, इनको ये भी नहीं पता है। वो पहली बार बने हैं, हाँ, पहली बार बने हैं। इसका मतलब यह है कि उनको प्रशासनिक की जरूरत नहीं है। नहीं, इसका मतलब यह है कि उनको बहुत अच्छा प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति ये है, इसलिए वो आलोचना जो शुरू में की गई थी कि इस मंत्रिमंडल में दरअसल प्रतिभा की कमी है, और जिसको आप खेल की दुनिया में बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं, मतलब जो कि हमारे पास बदलू खिलाड़ी बैठे हुए हैं, हम जब चाहेंगे अगर हमारा दूसरा खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट होगा तो उसकी जगह हम पेश कर देंगे। तो ऐसे बदलू खिलाड़ियों की भी बहुत कमी है। दूसरी बात, अभी आप शायद दोबारा पूछें, ये आपने जो दलित राजनीति के ऊपर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया है, हाँ, कि वो क्यों बनते हैं ये सामाजिक अधिकारिता। उसका बहुत बेहतरीन जवाब कांशीराम ने अपनी पुस्तक चमचा युग में दिया था। अच्छा, ऐसा क्यों होता है। एज ऑफ कांशीराम ने एक पतली सी किताब लिखी है जिसका शीर्षक है एज ऑफ साइकोफेंट्स। तो उसमें कांशीराम का तर्क यह था कि चूंकि ये मिले जुले निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं और दलितों के लिए पृथक मतदाता मंडल नहीं दिया गया पूना पैक्ट के तहत, इसलिए जो भी दलित यहां से चुनकर आता है वो दलितों में अपनी लोकप्रियता की वजह से चुनकर नहीं आता, वो दरअसल गैर दलितों में और खासतौर से ऊंची जाति के मतदाताओं के बीच में अपनी लोकप्रियता की वजह से चुनकर आता है। तो उनकी उपयोगिता हल करता है, वो कभी भी दलितों का सच्चा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। ये कांशीराम की आलोचना थी, इसलिए हमेशा कहते थे कि इन मिले-जुले मतदाता मंडलों से जो भी नेता निकलेगा। कल ही रात को ये अकेला ने 80 और 85 के बीच में कांशीराम के किसी पत्रिका में उनके भाषणों और उनके चर्चाओं के कवरेज को एक संकलित किया, तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें 80 के दशक में कांशीराम कह रहे हैं कि हमारे दलित ग्रेजुएटों की संख्या इतनी लाख हो गई है, अफसरों की संख्या इतनी लाख हो गई है, तो आज हम पहले से बहुत बेहतर स्थिति में हैं जहां हम अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो 80 के बाद ये 2016 का साल है, तो अब तो बहुत सारे दलित इसका काबिल होंगे। जिस तरह से अर्जुन मेघवाल हैं, वो IAS अफसर हैं, वो काबिल आदमी हैं, श्रेष्ठ सांसद भी रहे हैं, चुने गए हैं, अच्छा बोलते भी हैं, ठीक है, ये इनकी अपनी छवि है। क्षेत्र में क्या इनका समीकरण है और साख है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये इस तरह का, तो ये जो दलित नेता हैं ये एक स्वतंत्र प्रभार वाले कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनते हैं? अगर आप पासवान को छोड़ दीजिए, वो पासवान के पास एक इतिहास है इसलिए वो बन जाते हैं। मेरा कहना है कि जब तक राजनीति के ऊपर ऊंची जातियों का वर्चस्व रहेगा जो कि अनकहा और अनलिखा होता है, जिसकी घोषणा नहीं की जाती, जैसे अभी आपने बताया कि सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में ऊंची जाति के लोग बैठे हुए हैं,
जात पात की शिकायत वही लोग करते हैं। जब तक ये वर्चस्व रहेगा तब तक दलितों को एक मातहत स्थिति ही दी जाएगी। उनकी हैसियत जो है वो हैसियत कभी उनके बराबर नहीं होगी। अब आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मायावती का दबदबा है वो दबाव डालता है कि दूसरी जातियां दलितों के वर्चस्व में आए। ठीक है, इसलिए वहां पे स्थिति भिन्न है। ठीक है। विद्या जी और सुनीता जी, मैं आ रहा हूं, मैं अखिलेश के पास जाना था। मतलब अखिलेश, मेरा एक सवाल है आपसे कि 19 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ये मैंने ऐसा कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं देखा राज्य मंत्रियों के लिए। अगर आप अपवाद स्वरूप प्रकाश जी को छोड़ दें, हालांकि चर्चा तो पीयूष गोयल वगैरह की भी हो रही थी कि वो लोग भी प्रमोट होने वाले हैं, अगर प्रकाश जी को छोड़ दें, प्रकाश जावड़ेकर जी को, तो ये राज्य मंत्रियों के लिए इस तरह के विस्तार से क्या इनके पास बहुत काम होता है? सरकार का आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में कुछ ये झलक आपको इसमें कुछ दिखाई देता है क्या? देखिए रविश, एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि इस पूरी कवायद का मकसद ये है कि जो आने वाले जितने भी चुनाव हैं सबके लिए अभी से ही रणनीति तैयार कर लेना। ये लग रहा है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की छाप इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार पर है और जो उनकी रणनीति रहती है हमेशा चुनावों के लिए तैयारी हमेशा से करके रखी है, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये जो राज्य मंत्रियों की फौज तैयार की गई है, इसका दरअसल मकसद यही है कि सीधे सीधे सरकार की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी और चीज पर निर्भर न रहा जाए, बल्कि इन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लास्ट पॉइंट डिलीवरी की जहां तक बात होती है, लास्ट पॉइंट कम्युनिकेशन की बात अब उन्होंने सोची है कि वहां तक बात जो पहुंचाने का जिम्मा है वो इन्हीं मंत्रियों के हवाले कर दिया ये मंत्री हैं या सरकार की प्रचार गाड़ी है? मुझे ये लगता है कि सरकार की प्रचार गाड़ियां हैं। सरकार तो अलग से अरबों रुपए खर्च कर ही रही है विज्ञापन के लिए, अब प्रचार के लिए मंत्री भी रख रही है। बिल्कुल, आपको हमें ये लग सकता है कि दिल्ली में कि हम इन्हें नहीं जानते, मगर उनको ये लगता है कि जहां जिस राज्य से इनको उठाया गया है वहां पर एक तो वो जो उनके जो क्षेत्रीय क्षेत्र आज की तारीख में है, ये उनके साथ उनकी पटरी नहीं बैठती, तो जो आंतरिक समीकरण है वो भी एक तरह से साध लिए गए, उनको भी संकेत दे दिया गया, संदेश दे दिया गया। दूसरी बात ये कि जब भी चुनाव आगे होंगे तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने आसपास इस तरह के राज्य मंत्रियों की फौज रखेंगे तो जाहिर है कि हम देश को जो है एक तरह से अघोषित राष्ट्रपति प्रणाली की ओर ले जा चुके हैं, जिस तरह की सरकार का एक कामकाज देखने को मिल रहा है। ये लग रहा है कि सारे जो फैसले होते हैं, जाहिर है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, मगर अभी तक ये होता आया था कि मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में दूसरे मंत्रियों के भी कद ऊंचे होते थे, उनको भी जिम्मेदारियां दी जाती थी, मगर शायद इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। तो सारे फैसले हैं उनकी जो कमान है वो पीएमओ से होती है, और जो राज्य मंत्री हैं खासतौर से उनका काम इसी तरह से किया जाएगा। अभी तक जो राज्य मंत्रियों के कामकाज का रिकॉर्ड रहा है, कुछ मंत्रियों को अगर छोड़ दें तो उनके बजाय बाकी जो हैं वो पृष्ठभूमि में रहते हैं, नेपथ्य में रहते हैं। जैसे रमाशंकर कथीरिया जिनको कि ड्रॉप किया गया है, लंबे समय तक उनका विवाद अपनी सीनियर मंत्री से चलता रहा, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से, कि उनको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उसको लेकर के तमाम तरह की खबरें भी आती रही हैं। तो ये जो रिकॉर्ड रहा है राज्य मंत्रियों को काम देने का, ये कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। ये बात जरूर है कि एक पहल इस सरकार ने की है, प्रधानमंत्री मोदी ने की है कि हर महीने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती है, मंत्रियों से, राज्य मंत्रियों को उसमें शामिल किया जाता है, उनके साथ सीधा संवाद किया जाता है। मगर जो हकीकत वो ये है कि आने वाले चुनाव के लिए पूरी सरकार को एक बड़ी मशीनरी के तौर पर तैयार किया जाए और जिसका कि इस्तेमाल संगठन कर सके। मुझे इस पूरी मंत्रिपरिषद के विस्तार की कवायद के पीछे यही मकसद दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं अखिलेश कि ये जो फैसला है, हम आमतौर पे ये जानते हैं कि विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन वो कई लोगों से चर्चा करते हैं, ये उस विशेषाधिकार का हिस्सा भी है कि अपने विवेक का विस्तार करें और कई लोगों से चर्चा करें। लेकिन अमित शाह के यहाँ सारे मंत्री हाजिरी दे रहे थे, वहां से सब कुछ तय हो रहा था। इसमें क्या सामान्य बात है और क्या असामान्य बात है? देखिए, राजनीति जो है वो संदेश देने की एक बहुत बड़ी कला है। अब ये जो संदेश इस पूरी कवायद से दिया गया है वो ये संदेश है कि इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर है तो वो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हैं। क्योंकि अगर हमने पहली बार जब कवायद होते हुए देखी थी मंत्रिपरिषद के गठन की 26 मई 2014 को, तब यही दृश्य दोहराया गया था गुजरात भवन में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने से पहले आए थे और वहां पर एक एक करके जो लोग बुलाए गए थे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसके बाद खबर चलने लगी थी कि इनको मंत्री बनाया जाएगा, उनको मंत्री बनाया जाएगा। वही कवायद 2 साल बाद रिपीट की गई है 11 अकबर रोड पर, जहां पर कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का घर है। वहां पर लगातार सुबह से ही उन सभी मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ जिन्होंने कि आज शपथ ली है। तो ये सारे 19 मंत्री जो हैं उनमें से अधिकांश वहां पर गए और बिल्कुल उससे साफ संदेश गया कि अमित शाह जो है वो पूरे इस कवायद के पीछे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो एक बड़ी मशीनरी के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और जाहिर है कि इसके पीछे सोच भी उन्हीं की है। आज जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ,
तो रवीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरे नंबर पर अगर कोई बैठे हुए थे तो वो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह थे। हालांकि उसके क्रम का कोई प्रोटोकॉल के हिसाब से भी कुछ अपना एक मायना होता है, मगर संदेश जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और इसमें यह भी ये नहीं भूलना होगा कि ये जो कवायद पूरी हुई है इसमें सरकार और संगठन का एक जबरदस्त सामंजस्य और तालमेल देखने को मिला है, यानी जो पार्टी चाहती थी सरकार में बिल्कुल वैसा ही किया गया है। ठीक है विद्या जी, हम ये जानना चाहते हैं, अभी अखिलेश ने कहा कि सरकार को एक चुनाव की मशीनरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और मंत्रियों को एक संदेशवाहक के रूप में राज्य मंत्री इतनी संख्या में रखे गए हैं। नजदीक के चुनाव तो पंजाब है हमारे सामने और उत्तर प्रदेश है, पर आपको लगता है कि जहां से खुद प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, जहां से गृह मंत्री चुनकर आते हैं, जहां से उमा भारती चुनकर आती हैं, मंत्रियों की कोई कमी नहीं है, वहां से 3 राज्य मंत्री बनाकर बीजेपी ने कोई बहुत चुनावी प्रचार की कोई रणनीति बना दी हो? आपको उत्तर प्रदेश के चश्मे से कुछ ऐसा लगता है मैम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो राज्य मंत्री होते हैं उनके पास अक्सर कुछ काम ही नहीं होता है। यही कंप्लेंट हम बार बार सुनते हैं, हर गवर्नमेंट में यही सुनते हैं कि राज्य मंत्री कभी एक होता है, 2 होते हैं, दोनों के पास काम नहीं होता है, वो कंप्लेंट करते रहते हैं। इसलिए उनको काम इस समय वो क्या काम करेंगे ये तो क्लियर नहीं है, कुछ काम मिलेगा भी वो भी कुछ डाउटफुल है। जहाँ तक प्रचार की बात है, आपने ठीक कहा, जहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, अमित शाह खुद हैं, आप तो जानते हैं 2014 में अमित शाह ने किस तरह प्रचार किया था, वेस्टर्न यूपी में क्या क्या कहा उन्होंने, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते वगैरह वगैरह। और मोदी जी खुद हैं, वो तो आपको पता है कितने सारे रैली करने वाले हैं, कुछ 150, 200 कुछ भी कर सकते हैं वो रैलीज। तो इन तीनों मंत्री जो है वो करेंगे क्या? तो ये तो कुछ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय इसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है। ठीक है सुनीता जी, यूपी से मैं आंकड़ा देख रहा था कि 17 जो आरक्षित जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, सभी पर बीजेपी विजयी रही लोकसभा में। और अच्छा, एक सेकंड में जाता हूं, मैं ये सवाल पहले पूछ लेता हूं। मंत्रियों की सूची आ गई है कि कौन किस किस मंत्रियों को बनाया गया, तो उससे और पर मैं जानना चाहता हूं कि दलित राजनीति के संदर्भ में जो कृष्णा राज हैं वो किस तरह से वहां के समीकरणों को प्रभावित करती हैं, किस तरह से उसमें एनर्जी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस डालती हैं वहां की राजनीति में, या महेंद्र पांडे जी वहां के अपर कास्ट की राजनीति में? देखिए, अभी तक जो बात हो रही थी कि आप लोग बात कर रहे थे स्टेट मिनिस्टर्स के पास कोई काम नहीं होता है, तो हमने यूपी में जब 90 और 100 का मंत्रिपरिषद देखा था तो कुछ मंत्री ऐसे थे जिनके पास कोई फाइल भी नहीं जाती थी। बट बात ये नहीं है कि ये मंत्री क्यों बनाए जाते हैं, हर कास्ट की आज की तारीख में एस्पिरेशंस हैं। अगर आप देखें, जब से मायावती जी आई हैं, आपके एक्टिव हुई हैं, तब से उन्होंने खुल के कहा है कि हम ब्राह्मणों को इतना % हमारे मंत्री परिषद में है, हम ठाकुरों को इतने परिषद को करते हैं। तो अब आज हर जाति चाहती है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, और ये काम हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत ब्रेजनली करती है। उसमें उनको कोई संकोच नहीं है कि हम जाति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने बात करी कृष्णा राज की, तो देखिए इस चुनाव में ये बड़ा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी दलितों को अपनी तरफ, स्पेशली जो मायावती जी की जाति के नहीं है, उनको अपने साथ लाना चाहते हैं। कृष्णा राज एक काफी जुझारू लेडी हैं, पासी हैं और फायर ब्रांड भी हैं, एग्रेसिव भी हैं और अपने एरिया में काफी जानी जाती हैं। बट स्टेट लेवल पे उनका कोई, कभी आज तक उनका कोई प्रोजेक्शन ही नहीं हुआ है। शायद ये पहली बारी उनको स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे अब की बारी वो आ रही हैं। उनको जरूर इसीलिए लिया एक गया बड़ी खबर आ रही है, सुनीता जी रोकना पड़ेगा। स्मृति ईरानी से मानव संसाधन मंत्रालय ले लिया गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा हैं, प्रकाश जावड़ेकर शायद मानव संसाधन मंत्री हैं नए, सही अखिलेश? रवीश, अभी सरकार के सूत्रों के हवाले से ये पास जो जानकारी आई, पोर्टफोलियो आई, इसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो यही दिखाई दे रही कि पहली बात तो ये है कि जो वित्त मंत्री अरुण जेटली है उनके पास कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय था,
वो उनसे ले लिया गया है सूचना प्रसारण मंत्रालय। और जो दूसरी बड़ी खबर इसमें आ रही है स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी से एचआरडी मिनिस्ट्री जो है ले ली गई है, लेकर के प्रकाश जावड़ेकर जिन्होंने की आज सुबह शपथ ली है वो उनको मंत्रालय दे दिया गया है और स्मृति ईरानी के पास जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सौंप दी गई है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो इस पूरी लिस्ट से अभी तक सामने आई है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं उनको स्टील मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दे दी गई, उनके भी मंत्रालय में तब्दीली की गई है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जो कि अभी तक माइंस और मिनरल्स के मिनिस्टर थे, उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय दे दिया गया है। यानी ये जो सूची एक के बाद एक हम पढ़ रहे हैं रवीश, इसमें कई बड़े चौंकाने वाले जो कदम है वो दिखाई दे रहे हैं। वेंकैया नायडू के पास जो है आईएनबी मिनिस्ट्री दे दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि नितिन गडकरी के पास रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे शिपिंग जो उनका मंत्रालय था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। टॉप 4 जो मंत्रालय हैं उनमें कोई भी परिवर्तन फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, मगर आईएनबी मिनिस्ट्री जो है वो अरुण जेटली से लेकर के वेंकैया नायडू को दे दी गई है। रवीश, ये अखिलेश अरुण जेटली के पास दो तरह से इसे देखा जाएगा कि शायद उनका कद कम हुआ, एक मंत्रालय गया, लेकिन एक पूरा अच्छा खासा वित्त मंत्रालय चलाते हैं तो एक सूचना प्रसारण मंत्री अलग हुआ। मैं उस पर अभी बाद में जाना चाहता हूं। स्मृति ईरानी का मंत्रालय बदला गया है, ये बड़ी खबर है। पिछले 2 साल में हर मौके पर प्रधानमंत्री ने या पूरी बीजेपी ने स्मृति ईरानी का बचाव एकजुट होकर किया है। अब उन्हें टेक्सटाइल दिया गया, जिन्हें एक चर्चा चलती थी कि शायद वो उत्तर प्रदेश का एक चेहरा हो सकती थी, लेकिन वो भी नहीं और ये मंत्रालय छीना जाना। क्या आप ये कहेंगे कि स्मृति ईरानी जिनका कद बहुत बड़ा था बीजेपी के नजर से, वो अब कतर दिया गया है पर मतलब, और कद भी छोटा कर दिया गया? बिल्कुल, पर कतर दिया गया। और यहाँ पर यह नहीं भूलना होगा कि जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री थी अभी तक वो संतोष गंगवार के पास थी जो कि एमओएस थे, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कद जरूर बढ़ा दिया गया है, मगर स्मृति ईरानी का जो कद है वो जरूर छोटा कर दिया गया है क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय इस लिहाज से माना जाता है कि जो आरएसएस का अपना एक एजेंडा है, सांस्कृतिक एजेंडा, वो जो लागू करना चाहते थे वो इस मंत्रालय के माध्यम से लागू करते हैं। और जब भी स्मृति ईरानी के ऊपर कहीं भी कोई बात आती थी तो वो उनकी आरएसएस के नेताओं से नजदीकियों की दुहाई उनके करीबी लोग दिया करते थे। मगर एक बात जरूर है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, जिनका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि पूरे मंत्रिमंडल विस्तार पर उनकी छाप है, वो छाप इस फैसले में भी दिखाई दे रही क्योंकि स्मृति ईरानी के साथ उनकी पटरी कभी नहीं बैठी। अमित शाह ने ही उनको अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाया था और अब उनके मंत्रालय में फेरबदल किया गया है। ये एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर इसमें है। अरुण जेटली का जहां तक सवाल है, सूचना प्रसारण मंत्रालय उनसे लिया गया है। उनके करीबी लोगों से हमने कल भी पूछा था, हमें इस बात की जानकारी भनक लगी थी कि शायद ऐसा हो सकता है, तो उनका यही कहना था कि वो खुद इस बात के इच्छुक नहीं थे रवीश, इसको उनके कद को छोटा होने से न जोड़ा जाए, क्योंकि वो खुद चाहते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को ये कहा कि उनके पास काम जो है वो ज्यादा पहले से ही है, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय है, कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सूचना प्रसारण का जो काम है वो खुद छोड़ना चाहते थे, इस बात की इच्छा उन्होंने प्रकट की थी। मंत्रिमंडल का विस्तार अभय जी अब हुआ है, उसमें फेरबदल जो है, हाँ, जो सुबह शपथ ग्रहण समारोह था वो शायद फेरबदल कम था, फेरबदल अब हुआ। स्मृति ईरानी को हटा देने को आप किस तरह से पढ़ना चाहेंगे? मैं अखिलेश जी की जो टिप्पणी है उससे मैं तकरीबन सहमत हूं। और मैं ये भी समझता हूं कि अरुण जेटली का कद कोई छोटा नहीं हुआ है और पहले से चर्चा चल रही थी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय उनसे ले लिया जाएगा, उनकी सरकार में जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो बनी रहेगी। स्मृति ईरानी से मंत्रिमंडल लेकर सरकार ने अपना हित किया है, अपना हित किया, अपना मानव संसाधन। देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो किसी सरकार का सॉफ्टवेयर होता है। पर अभी अखिलेश ने एक और बात कही कि आरएसएस से उनकी करीबी थी, आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही थी, संस्कृत लागू कर रही थी। इसके बारे में देखिए, इसमें कई मत हैं। अखिलेश जी, उनके समर्थकों का ये दावा हो सकता है स्मृति ईरानी के, लेकिन ये भी कहा जाता था कि रामशंकर कठेरिया को उस मंत्रिमंडल में, उस मंत्रालय में इसलिए रखवाया गया है ताकि वो स्मृति ईरानी के ऊपर निगाह रख सकें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बातें बड़ा बदलाव वहां हो गया। उसके स्टेट मिनिस्टर को हटा दिया गया मंत्रिमंडल से, उसके मंत्री को हटा दिया गया, स्मृति ईरानी को हटा दिया गया। तो ये प्रकाश जावड़ेकर को जो कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया गया, इसी बात को दिमाग में रख के बनाया गया होगा। और कल प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि कोई फेरबदल नहीं होगा, कल जो होगा वो विस्तार होगा। एक और उनकी बात, रवीश माफ कीजिएगा, मैं आपको टोकना चाहता हूं बीच में। एक और खबर जो बड़ी मैं आपको बता दूं, जो हमको, जिसके बारे में भी हम लोग लगातार इंडिकेट कर रहे थे, वो भी उस बात की पुष्टि हुई है, क्योंकि कहते हैं कि जो डिटेल्स है उसमें काफी खबरें हो जाती हैं। तो अभी मैंने पढ़ा है सदानंद गौड़ा जो कि कानून मंत्री हैं, उनसे कानून मंत्रालय ले लिया गया है। सदानंद गौड़ा से कानून मंत्रालय ले लिया गया, ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उससे प्रधानमंत्री बिल्कुल खुश नहीं थे, बार बार ये बात कही जा रही थी। और रविशंकर प्रसाद
जो कि संचार मंत्री थे, उनको लॉ एंड जस्टिस की अतिरिक्त जिम्मेदारी, जो एक बार फिर से आपको याद होगा कि इससे पहले जब उसे ली गई थी, मई में 2014 में जब सरकार बनी थी तब वो लॉ मिनिस्टर भी थे, मगर नवंबर 2014 में उनसे जिम्मेदारी ले ली गई थी। और ये इंटरेस्टिंग है कि एक बार फिर उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है और वो लॉ एंड जस्टिस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होंगे। मगर कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन होंगे ये मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूं कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है वो उनसे रविशंकर प्रसाद से ले ली गई, क्योंकि कॉल ड्रॉप जो है जिसके हम और आप सबसे ज्यादा भुक्तभोगी सभी लोग हैं, तो उसको लेकर के रविशंकर प्रसाद की सबसे ज्यादा आलोचना होती थी, तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री उनसे रविशंकर प्रसाद से ले ली गई है, ये इसमें खबर मिल रही है। पर ये वास्तव नजारा अब दिलचस्प हुआ है। नजारा अब दिलचस्प हुआ। विद्या जी, स्मृति ईरानी के हटाने को लेकर एक तरह से अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल में अब वो प्रधानमंत्री के ग्रिप में हैं, क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में वो आर्थिक नीतियों से एक तरह से चलने वाला मंत्रालय है। अभी सरकार ने 6000 करोड़ का पैकेज बनाया है और उसमें बहुत सारे चीजें की हैं सरकार ने, और सरकार का ध्यान है उसमें 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का, ऐसा सरकार ने बयान दिया था पहले। पर आपको लगता है कि स्मृति ईरानी के हटने के बाद एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो अब ज्यादा पेशेवर मिनिस्ट्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी स्थापित करना चाहते हैं, ना कि आरएसएस के एजेंडा के एक्सटेंशन के रूप में? देखिए, मुझे लगा जब मैंने पहले आपने कहा कि स्मृति जी को हटा दिया गया, मुझे लगा कि इसलिए किया गया कि उनको कंसंट्रेट करना है यूपी में, जहां पे वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन सकती थी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई है ही नहीं वहां पे, किसको खड़ा करेंगे वो उनका बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है वहां। तो इस पर काफी सारा चर्चा हो रहा था पहले कि वहां से स्मृति ईरानी को खड़ा करने से बहुत वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, अपनी तरफ खींचती हैं लोगों को। उन्होंने राहुल गांधी को लगभग हरा दिया था अमेठी में। तो मुझे तो लगा कि शायद उसमें कुछ और कारण है कि उसको बहुत ही हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री, जहाँ पे बहुत ज्यादा उनका जो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मिनिस्ट्री है, वहां से उनको निकाल करके इस तरह किया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ मैं वेट करके देखना चाहूंगी कि क्या है, क्योंकि एक तो है कि वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर रही है, बहुत ज्यादा बोलती हैं, बहुत ज्यादा सबके साथ लड़ाई करती हैं, लेकिन काफी ब्राइट भी है। और जहां तक यूपी का सवाल है, वो क्या करेंगी वहां पे, अगर वो कुछ भी नहीं है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ा सा पजल हूं कि उसका रोल क्या होगा आगे जाके। प्रकाश जावड़ेकर जो प्रियंका गांधी को इस्तेमाल करने वाले हैं, कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी को किसी तरह से इस्तेमाल करने वाली है, तो वहां से कुछ कैंडिडेट चाहिए उनको जो बिल्कुल ही स्ट्रांग हो। तो इस वक्त में इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ नहीं। सुनीता जी, आप अचंभित हुई इस सूचना से, या आपको अभी भी लगता है कि उनको टेक्सटाइल जैसा एक हल्का मंत्रालय इसलिए दिया है सुनीता ईरानी जी की शायद वो मंत्रालय संभालते हुए वो यूपी में चेहरा बनने का जोखिम उठा सकती हैं जो सोनेवाल ने असम में किया था? मैं बस चर्चा के लिए पूछ रहा हूं। वैसे एमजे अकबर विदेश राज्य मंत्री बन गए हैं, पत्रकार रहे हैं, सांसद बने हैं, सभी पत्रकारों को सांसद बनना चाहिए। जी देखिए, स्मृति ईरानी जी के जो मिनिस्ट्री में उनके आई थिंक सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सीज हुई वो एचआरडी में हुई थी, और एक तरह से जो एक यूथ वोट बैंक जिसने मोदी जी को एक तरह से सत्ता दी थी, वो एकदम डिवाइडेड खड़ा हो गया था। एक तरफ लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी की बैटल चल रही थी। अब बार बार ये आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी आएंगी, और आज कुछ खबरें ये भी आई कि शीला दीक्षित जी भी अब उनको वो ओपन है टू कम हियर एज यूपी सीएम फेस ऑफ कांग्रेस। अगर ऐसा होता है तो स्मृति ईरानी, अगर देखा जाए नेशनल लीडरशिप में यूपी में एक नोन फेस है, वो उनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है। तो वो चाहे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होके ना आए, पर उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा यूपी में किया जा सकता है। एक एग्रेसिव है, एक अच्छी ओरेटर है, और प्रियंका गांधी की अच्छी एक काउंटर है। अखिलेश के पास जाना पड़ेगा। क्या जी आप सूचना भी दे दें, और क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि उन्हें कपड़ा मंत्रालय जैसा मंत्रालय दिया गया है ताकि वो उत्तर प्रदेश में कपड़े शायद साड़ियां बांटती हैं वैसे रायबरेली में वो, पर उसका मुझे लगता नहीं कि टेक्सटाइल मंत्रालय बनाने से उसका कोई संबंध होगा रवीश। लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं, जो बड़ी खबर मेरे साथ आई है कि वेंकैया नायडू जो है उनसे संसदीय कार्य मंत्रालय ले लिया गया है,
जैसा मैंने कहा था कि उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया है, मगर संसदीय कार्य मंत्रालय उनसे लेकर के अनंत कुमार को दे दिया गया है। तो सारे घर के बदल डाले सारे प्रधानमंत्री घर के बदल जी ने। डालेगा, ये बहुत बड़ा फेरबदल ये है। हाँ। और दूसरी बात ये आई है सामने कि जो संचार मंत्रालय रविशंकर प्रसाद से लिया गया था, वो संचार मंत्रालय मनोज सिन्हा जो कि रेलवे राज्य मंत्री थे, उनका प्रमोशन कर दिया गया है। उनको एमओएस इंडिपेंडेंट बना करके कम्युनिकेशन जो है वो मनोज सिन्हा को दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर, ये भी इसमें से उत्तर निकल प्रदेश करके के लिए एक सामने- मैसेज है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, ये एक उत्तर प्रदेश के लिए खबर है। विजय गोयल जिनकी की एंट्री हुई है, उनको भी एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का। जो सर्बानंद सोनोवाल के जाने से जो मंत्रालय खाली हुआ था, उसकी जिम्मेदारी विजय गोयल को दे दी गई है। तो ये भी इसमें खबर निकल करके सामने आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण जो है, अनंत कुमार का एक तरह से प्रमोशन किया गया है, क्योंकि उनके पास केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जैसा एक मंत्रालय था, लेकिन अब उनको एक महत्वपूर्ण संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ जो है डिप्यूटी नए चेंज किए गए हैं, वो हैं एस अहलूवालिया, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो उनको मदद देने के लिए काफी कुछ बदल गया। काफी कुछ उन्होंने बदल तो गया है। जो कैबिनेट मिनिस्टर जिनके परफॉर्मेंस, ये अगर ये संदेश जाएगा कि परफॉर्मेंस के बाद ये बदलाव हुआ तो और बवाल हो जाएगा। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल इससे साफ संदेश तो ये जा रहा रविशंकर है कि- का प्रसाद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वेंकैया नायडू का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, और दूसरा ये कि मनोज सिन्हा का परफॉर्मेंस बतौर रेलवे राज्य मंत्री बहुत अच्छा माना जाता रहा है। जो हमारे भी हम लोगों से बातचीत करते रहे, कहते रहे कि असली रेल मंत्री तो मनोज सिन्हा थे। ठीक है। सुरेश प्रभु का एक नाम है, ब्रेक लेना मगर पड़ेगा। ये रविश, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि परफॉर्मेंस को लेकर के ये फैसले किए गए हैं। बहुत सारी खबरें आ गई हैं जी, इस जी। वक्त। अब हम चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर करने वाले थे और राजनीति को लेकर, लेकिन अब कैबिनेट में ही इतना सारा बदलाव हो गया। स्मृति ईरानी अब मानव संसाधन मंत्री नहीं है, वो कपड़ा मंत्री हो गई। प्रकाश जावड़ेकर, जिनका जो एकमात्र ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी प्रोन्नति हुई, वो मानव संसाधन मंत्री बनाए गए हैं। ये सूचना उन लोगों के लिए भी है जो इस वक्त दिल्ली में अपने वर्कलोड को लेकर शिक्षक दिन रात हड़ताल पे हैं, मोमबत्ती लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, और तदर्थ शिक्षक को भी। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। अभय जी, इस मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट के स्तर पर जो फेरबदल किया है, पहले ये चर्चा चलती रही कि प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा नियंत्रण है पार्टी और मंत्रिमंडल पे। ये फेरबदल बताता है कि उनका और भी ज्यादा नियंत्रण है। मतलब ये काफी पेशेवराना फैसला लगता है, मतलब भावनात्मक या उस तरह का फैसला नहीं लगता। क्या बदला होगा, क्योंकि इस तरह के संकेत तो नहीं मिल रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के कामकाज का पहला बड़ा आकलन 1 साल खत्म होने पे किया था। उससे पहले 6 महीने पहले एक मझोले दर्जे का आकलन हुआ था, जो इस आधार पर हुआ था कि किस मंत्री ने कितना रुपया खर्च कर पाया अपनी आवंटित राशि में से। लेकिन ये केवल एक तकनीकी बात होती है। अब दूसरा जो बड़ा आकलन किया है अभी 2 साल पूरे होने पे, उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक सबसे कम नंबर, सबसे खराब रेटिंग मानव संसाधन मंत्री की थी। इसीलिए सब लोग ये देख रहे थे भाई मानव संसाधन मंत्री के साथ में, इस मंत्रालय के साथ में प्रधानमंत्री क्या सलूक करते हैं। आपको लगता है कि अंदर और कुछ समीकरण बदले हैं पार्टियों के निश्चित भीतर, रूप- इस तरह से कि निश्चित- विजय गोयल का आना, हाँ, बिल्कुल। स्मृति ईरानी का जाना, जो खास है वो कम खास है, जो राजनीतिक शत्रु में था वो खास हो गया। जी, राजनीतिक शक्तियों का संतुलन भाजपा के अंदर और सरकार के अंदर बदला है। निष्ठाएं भी बदली हैं और नई निष्ठाओं को पुरस्कृत किया गया है। पुरानी निष्ठाएं जो काम नहीं चला पा रही थी, उनके पर कतरे गए हैं। ऐसा जिस आपने मुहावरे का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही किया। पर उनके विजेंद्र पर सिंह कतरे चौधरी, गए हैं। वीरेंद्र सिंह ने अभी इंडियन दूसरे एक एक्सप्रेस और में कहा पहलू था कि है। मैं रेटिंग वगैरह से को सही नहीं मानता, तो क्या नहीं इसकी नहीं, उन्हें सजा नरेंद्र मिली? मोदी जिस जमाने के प्रधानमंत्री है उनके लिए रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र चौधरी के कहने से नहीं वीरेंद्र होता। चौधरी माने या ना दूसरी माने। एक और पहलू है कि दूसरी पार्टियों के अंदर जो घटनाक्रम चलता है, वो उसने भी इस मंत्रिमंडल विस्तार को जैसे प्रभावित दो उदाहरण किया है। दें। जैसे कि अगर कांग्रेस छोड़कर बेनी प्रसाद वर्मा सपा में नहीं जाते और उन्हें वहां राज्यसभा की सदस्यता नहीं मिलती, तो अनुप्रिया पटेल का कुर्मी वोटों के संदर्भ में इतना महत्व नहीं बढ़ता। उन्हें हो सकता तब शायद मंत्री के रूप में नहीं देखा जाता। उसी तरीके से अगर उत्तराखंड में प्रदीप टमटा को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जाता, तो जिसको देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वहां पे दलित वोटों का जो महत्व है वो भाजपा भी अपने थैले में से अपने टमटा को ना निकालती। तो इन चीजों का भी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन चीजों का भी महत्व होते है। चले जा रहे हैं। अखिलेश, मैं ये जानना चाहता हूं, विजय गोयल ने काफी सरप्राइज किया है। वो काफी लेकिन हाशिए पे चल रहे थे, मगर एक बात लगा कि वो नेगेटिव नहीं हुए इस दौरान, और जिस तरह से वो अपने घर के आगे पोस्टर लगाने का आइडिया निकाला, ये सब भी करने से कुछ ठीक हो सकता है समीकरण?
देखिए, वो विजय गोयल जो है वो इवेंट मैनेजर हैं एक तरह से। हाँ। उनको पता है कि कौन सी इवेंट कैसे करनी है। जिस तरह की सुर्खियां बटोरने में अरविंद केजरीवाल माहिर हैं, नए जमाने के राजनीतिक हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी तरह तरह की हरकतें करते हैं, वैसे ही विजय गोयल भी उनको पूरी तरह से टक्कर देते हुए नजर आते हैं दिल्ली की राजनीति में, कम से कम। लेकिन जब दिल्ली की राजनीति से विजय गोयल को जाने के लिए कहा गया रवीश, तो उनकी तरफ से दो बातें कही गई थी। एक तो ये कि उनकी सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए, यानी उनको राज्यसभा मिलनी चाहिए, और दूसरा उनको मंत्री बनाने की बात भी हुई थी। तो राज्यसभा तो उनको बना दिया गया, मगर मंत्री बनने के लिए उनको 2 साल तक इंतजार करना पड़ा है। और ये जो मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ साथ फेरबदल हुआ, कल तो वैसे प्रधानमंत्री ने कुछ पत्रकारों से मुलाकात की थी रवीश, ये कहा था कि नहीं जी, ये रिशफल नहीं है, ये एक्सपेंशन है। मगर अब जो मंत्रालयों की सूची आई है, वो तो लग रहा है कि जी रवीश, दोनों जानते हैं, संक्षेप में समय कम है, आप खुद भी हैरानी में पड़े इस फेरबदल से? नहीं, मुझे दोपहर में इस बात का इंडिकेशन था कि स्मृति ईरानी का एचआरडी मिनिस्ट्री जा रही है। और पर्यावरण जो है वो जावड़ेकर से लेकर के उनको एचआरडी दिया जा सकता है। आईएनबी मिनिस्ट्री की खबर तो मुझे कल पता लगा ही था कि वो खुद भी हो सकता है। मगर यह है कि स्मृति ईरानी को अनुप्रिया पटेल का जिस तरह से शामिल किया गया और कद बढ़ाया गया है, उसके बाद से स्मृति ईरानी के लिए उल्टी गिनती हम कह सकते हैं यूपी को लेकर कम से कम शुरू हो गई थी। उल्टी गिनती। सुनीता जी, मैं जल्दी से एक खबर पढ़ दूं जो अखिलेश ने ही भेजी है कि हम बात कर रहे थे कि दलित सांसद प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्यों वो सामाजिक या सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री क्यों बनते हैं। तो जो आज 5 राज्य मंत्री दलितों ने शपथ लिया है, मैं उनका देखना चाहता हूं उनके क्या मंत्रालय हैं। तो रामदास अठावले हैं, इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल, इन्हें अच्छा मंत्रालय मिला है। जो मैं कह रहा था कि ये वित्त मंत्री क्यों नहीं बन सकता है कोई दलित, तो देखिए वित्त और कंपनी मामलों के राज्य मंत्री बने हैं। तो एक थोड़ा सा बदलाव हुआ, पर कैबिनेट में अगर आप पासवान को छोड़ दें तो नहीं है। अजय टमटा को कपड़ा राज्य मंत्री, रमेश जिगाजिनागी जी को बनाया गया पेयजल और स्वच्छता मंत्री, कृष्णा राज को महिला बाल विकास मंत्री। वही अगर आप महिला हैं तो महिला बाल विकास मंत्री। मतलब ये कुछ मंत्रालयों का स्टीरियोटाइप जो है वो फंस गया है कि वहीं एमजे अकबर लेकिन विदेश राज्य मंत्री बने हैं। और एक बदलाव हुआ है कि ग्रामीण मंत्रालय का जिम्मा जो है वो बीजेपी ने अपने ओरिजिनल नेता के पास रखा, जो कांग्रेस से आए थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्हें रेटिंग कार्ड पसंद नहीं, उन्हें इस्पात मंत्रालय दे दिया। हाँ, और जो सूची जारी की गई है उसमें स्मृति ईरानी का जो नंबर है वो 29वें नंबर पर है। मतलब एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर जिनका वॉशिंगटन पोस्ट में जिन पर आर्टिकल छपता है, अगले ही दिन वो 29वें नंबर पर आ जाती हैं। राजनीति ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कहां वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बन जाए, कहां क्या बन जाए। पर आज के बदलाव, सुनीता जी बहुत समय कम है, इस पर आपकी कोई टिप्पणी, मतलब जो अभी स्मृति ईरानी से लेकर सब जो आपने सुना। जी देखिए, जब तक हमने खाली मंत्रियों के नाम जाने थे जिनकी शपथ हुई थी, तब तक लग रहा था कि जाति, पोल बाउंड स्टेट्स, ये सब कंसिडरेशन है। बट अब ये लग रहा है कि ये भी मोदी जी को लग रहा है कि गवर्नेंस भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, यूपी में भी डिसअपॉइंटमेंट है और राज्यों में भी डिसअपॉइंटमेंट है। लोगों की बहुत उम्मीदें थी मोदी जी से, तो मुझे लगता है एक मैसेज भी देने की उन्होंने कोशिश करी है बाय जो भी ये फेरबदल किए कि हम गवर्नेंस की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, खाली जाति समीकरण बिठाने के ही नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद ये भी है कि जो बहुत जिन मंत्रालय और मंत्रियों के जरिए जो बहुत नकारात्मकता फैल गई थी, उन पे भी शायद लगाम लगाने का प्रयास किया है। तो प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार, बहुत सारी चीजें हैं, आती रहेंगी, हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अखिलेश, शुक्रिया भाई।